Okay, so the last part of this chapter that we are going to cover up is performance of the contract of sale. Okay, contract of sale को कैसे परफॉर्म किया जाता है, and practically we are going to learn in this topic, this that is in the sections 31 to section 44. We are going to learn everything about delivery only in the topic of performance of the contract of sale, that is section 31 to 44. All that we are going to learn is about delivery. Most of the things that we are going to learn will be about delivery. Okay, so let's begin with the same. सबसे पहले डेफिनेशन दिया हुआ है डिलीवरी का. ओके, डेफिनेशन से ज्यादा मीनिंग पढ़ के आपको समझ में आएगा कि डिलीवरी होता क्या है. डेफिनेशन में सिंपल मैनर में लिखा हुआ है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. क्या लिखा है? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सिंपल है. ओके, बट अगर इसका मीनिंग देखते हैं, इसमें इस वर्ड का काफी इंपॉर्टेंस है, वॉलंटरी. एंड इफ the possession is taken through unfair means, आपके पास से किसी भी तरह से unfair means का माने गलत तरीके का इस्तेमाल करके possession ले लिया, then it is not considered as delivery of the goods. उसको goods का delivery माना नहीं जाए. And now the meaning is divided into two parts. सबसे पहले यहाँ पे A लिखा हुआ है, delivery of goods may be made by doing anything which the parties agree. डिलीवरी का मतलब क्या होगा? ये दोनों जो पार्टीज हैं, बायर और सेलर ने, उन्होंने कोई एक एक्ट डिसाइड किया होगा कि ये एक्ट हो गया माने डिलीवरी हो गई. तो द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच दैट एक्ट हैपेंस, जब भी वो काम हो गया माने डिलीवरी हो गया. और सेकेंड थिंग, पार्ट बी, putting the goods in possession of buyer or of any person authorized to hold them on his behalf. ये काफी समझने जैसा है. Or of any person authorized to hold the goods on his behalf. हमने goods का possession buyer को दे दिया या किसी और person को दिया जो buyer के behalf पे hold करेगा. तो इस सेंटेंस के बेसिस पे से डिलीवरी की तीन टाइप बनती हैं. द डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ओके, सबसे पहला है एक्चुअल डिलीवरी, माने सही मायने में गुड्स का पोजीशन दे देना बायर को. और दूसरा है सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. ओके, लेट्स सी. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. एक्चुअल डिलीवरी मीन्स व्हाट? एक्स सेल्स 100 bags of rice to Y. Y टेक्स डिलीवरी. Y एक्चुअली गुड्स को लेके जाता है एक्स के पास से. दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी. नंबर 2, सिंबॉलिक डिलीवरी. ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है. कार नहीं दिया पर कार का कीज दे दिया. इन अ सिमिलर मैनर, X has not given the rice to Y, but X has given the keys of godown to Y. तो उसको बोलेंगे सिंबॉलिक डिलीवरी. और तीसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. जब X और Y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, X is a seller and Y is a buyer, इन दोनों के बीच में गुड्स के सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तब ये गुड्स Z के पोजीशन में है. द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ Z. ओके, तो गुड्स वर इन द वेयरहाउस ऑफ Z, माने पोजीशन ऑफ Z के पास था. Z agrees to hold goods on behalf of Y and makes necessary entries in the books. Z
who was earlier holding goods on behalf of X now says that I accept to hold goods on behalf of Y. माने X ने ये डिलीवरी Y को दे दिया, ऐसा मान लिया जाएगा, क्योंकि है ना, सेंटेंस में ही ऐसा लिखा हुआ था, of any person authorized to hold them on his behalf. Earlier, Z was holding on behalf of X. Now Z is holding on behalf of Y. तो वो हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. या तो गुड्स X के गोडाउन में है और X ने उसको गुड्स का कीज दे दिया Y को, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी. ओके, और तीसरा X अपने गोडाउन में Y को लेके जाता है, Y एक टेम्पो या ट्रक मंगवाता है, वो गुड्स को लोड करवा के लेके जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी. तो डिलीवरी इज डिवाइडेड इनटू 3 parts: actual delivery, symbolic delivery and constructive delivery. What are the duties of seller and buyer in relation to the delivery of goods? So it is the duty of seller to deliver and of buyer to accept and pay for them. Simple है. सेलर का काम है गुड्स को डिलीवर करना, बायर का काम है उस गुड्स को एक्सेप्ट करना और उसके लिए पेमेंट देना in accordance with the terms of contract of sale. Section 32. When payment and delivery are concurrent conditions. Concurrent conditions मतलब जब गुड्स का डिलीवरी होगा तभी उसका पेमेंट हो जाना चाहिए, या तो जब गुड्स का पेमेंट होगा तब उसका डिलीवरी हो जाना चाहिए. One of the two things should occur first. पर कौन सा पहले होना चाहिए वो नहीं लिखा हुआ है. So unless otherwise agreed, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पेमेंट या डिलीवरी के लिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, then that is delivery of the goods and payment of price are concurrent conditions. If nothing is mentioned, मतलब ये concurrent है. Concurrent का मतलब to happen simultaneously, एक के बाद दूसरा. मतलब अगर बायर ने पेमेंट कर दिया है तो सेलर को डिलीवर करना पड़ेगा, और सेलर ने डिलीवरी दे दिया है तो बायर को इमीडिएटली पेमेंट करना. It means the seller shall be ready and willing to give possession of goods and to the buyer in exchange for price, and the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for possession of goods. हम आपके कौन मूवी में जिस तरह से गाना है जूते दो पैसे दो, तो वैसा सिनेरियो है ना. हम आपको शूज देने के लिए रेडी हैं, आप हमको पैसे देने के लिए रेडी नहीं, बट इनमें से किसी एक को तो इनिशिएट करना ही पड़ेगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं. माने या तो सेलर को इनिशिएट करना पड़ेगा, सेलर अपने गुड्स बायर के प्लेस पे लेके जाएगा डिलीवरी करने के लिए, या तो बायर को इनिशिएट करना पड़ेगा, मींस बायर इज मेकिंग पेमेंट टू सेलर. इनमें से कोई भी एक अगर इनिशिएट नहीं करेगा तो दूसरा पॉसिबल नहीं होगा. होना दोनों साथ में चाहिए. दैट इज सेलर गुड्स का डिलीवरी देगा और बायर उसका प्राइस देगा, बट कोई भी इनिशिएट नहीं करेगा तो पॉसिबल नहीं. आइदर द सेलर हैज टू स्टार्ट और द बायर हैज टू स्टार्ट. ओके, सो नाउ वी आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ डिलीवरी. वी कैन से रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स. डिलीवरी के रिलेशन में क्या रूल्स हैं that are covered up in section 33 to 41. ओके, यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें दी हुई हैं इन अ चार्ट फॉर्म. इसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे. सबसे पहले सेक्शन 33. ओके, सो डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग. सबसे पहला मैंने आपको 2 पार्ट में डेफिनेशन करके दिखाया था, वो टू डू एनीथिंग which the parties have agreed and which shall be treated as delivery, or से आपका second part which has the effect of putting the goods in possession of buyer, actual delivery, or of any person authorized to hold them on his behalf, constructive delivery. Okay, that was the definition of delivery again. Roman letter 2, that is section 34.
इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। थोड़ा गुड्स दिया है, थोड़ा देना बाकी है। A delivery of part of the goods in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property। किसके लिए? For the purpose of passing the property in such goods as delivery of the whole, but a delivery of part of the goods with an intention of severing it from the whole does not operate as a delivery of the remainder। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को विंड मिल, जहाँ पे आप हवा से एनर्जी जनरेट कर सकते हो, विंड मिल, वो बना के देना, इंस्टॉल करने का नहीं दिया है। ए कंपनी बी कंपनी को क्या कहता है, हम आपको विंडमिल सेल करेंगे ना। हमने विंडमिल देखा है, वो एज सच आप इंस्टॉल करके पूरा सेल करोगे वो पॉसिबल ही नहीं है ना। उसका एक एक ब्लेड 20 to 30 मीटर्स बड़ा होता है, एक एक ब्लेड 20-30 मीटर्स बड़ा होता है। उसके लिए स्पेशल ट्रक्स होती हैं और एक ट्रक में सिर्फ एक ब्लेड जाता है, उसके 3 ब्लेड्स होते हैं। ओके, तो एक ट्रक में सिर्फ एक ब्लेड जाएगा, चौथे ट्रक में उसका पिलर जिसपे वो ब्लेड्स इंस्टॉल किए जाएंगे, बाकी सारे इक्विपमेंट। ऐसा करके समझो कि एक विंडमिल को भी अगर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड करना है, डिलीवर करना है, देन इट रिक्वायर्स 5 ट्रक्स। अब विंडमिल एक ही है, ओनली वन विंडमिल, तो उसको 5 अलग अलग ट्रक में भेजना पड़ रहा है। तो सपोज एक विंडमिल, एक ब्लेड लोड हो गया ट्रक में, जैसे 3 ब्लेड लोड होने वाले हैं और एक ट्रक में सिर्फ एक लोड होगा, तो एक विंडमिल का जो ब्लेड है वो लोड हो गया और उस ट्रक वाले को बोला तुम निकलो, है ना। फिर दूसरा वाला लोड होगा तो दूसरे वाले को भेजेंगे, तीसरा वाला लोड होगा तो तीसरे वाले को, ऐसा करके हम 5 ट्रक को भेज देंगे। So when this type of arrangement is there, अगर पहला ब्लेड निकल चुका है इसका मतलब पूरे विंडमिल का डिलीवरी हो चुका है। एक्चुअली नहीं हुआ है पर लॉ के सेंस में वो हो चुका है। It has happened in the sense of law. Even if one blade has left the factory of A, इसका मतलब ए ने अपने वहां से पूरा गुड्स को लोड करके भेज दिया है, गुड्स का डिलीवरी हो गया है। अगर कुछ भी स्पेसिफाई ना किया हो तो। अब चलो दूसरा सिनारियो लेते हैं जहां पे बी ने ऐसा कहा था ए को कि तुम एक ब्लेड अगर लोड करके डिलीवर करते हो तो वो एक ही ब्लेड का डिलीवरी माना जाएगा। माने मैं इसको एक शिपमेंट नहीं मानता हूं। तुम अगर कोई भी विंडमिल को 5 अलग अलग ट्रक में भेजते हो तो एक निकला मतलब एक का डिलीवरी हुआ, दूसरा निकला मतलब दूसरे का डिलीवरी हुआ, ऐसा माना जाएगा। एक ट्रक वहां से निकला मतलब पूरी विंडमिल का डिलीवरी होगा, ऐसा माना नहीं जाएगा। ऐसा ए और बी के बीच में डिसाइड हुआ था। तो अगर एक ब्लेड निकल चुका है और बाकी के 4 ब्लेड्स या बाकी के 4 पार्ट्स अभी भी ए के पास पड़े हुए हैं तो इसका डिलीवरी हो गया, इसका नहीं हुआ, ये रिमाइंडर है, ऐसा माना जाएगा। इसका काफी इफेक्ट है। जिसका डिलीवरी हो गया ना उसको रास्ते में कुछ भी हुआ, डिलीवरी हुआ मतलब ए के प्लेस से अगर गुड्स निकल गया ना मतलब बी के वहां डिलीवर हो गया, लॉ ऐसा कहता है। भले बी के वहां पे वो ब्लेड पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, पर ए ऐसा मान लेगा कि अभी मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब सारा रिस्क बायर का है ना। सपोज जो एक ब्लेड निकला था, है ना, एक ट्रक निकला था ब्लेड लेके,
वो रास्ते में कहीं पे खाई में गिर जाता है, जल जाता है, किसी और तरह का डैमेज हो जाता है, तो वो रिस्क बायर का है, बट सिर्फ एक ब्लेड का, पूरे विंडमिल का नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, इसका मतलब एक ब्लेड निकला तो भी ऐसा मान लेंगे कि सारे ब्लेड्स निकल चुके हैं। और अगर स्पेसिफाइड है कि नहीं एक निकला मतलब एक का ही डिलीवरी हुआ है ऐसा माना जाएगा, उसको पूरा लॉट का डिलीवरी हो गया ऐसा नहीं माना जाएगा। तो बाकी 4 ब्लेड जब निकलेंगे तब उसका डिलीवरी माना जाएगा, तब तक उसका डिलीवरी नहीं होगा है। ओके, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। एक्स ने वाई को कहा मैं तुमको गुड्स बेचूंगा, या वाई ने कहा कि मैं तुम्हारे पास से गुड्स खरीदता हूं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, पर डिलीवरी के लिए बायर को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बायर हैज टू इन्फॉर्म, बायर हैज टू इन्फॉर्म दी सेलर दैट प्लीज डिलीवर द गुड्स। जब तक बायर नहीं बोलेगा तब तक सेलर उसका डिलीवरी नहीं करेगा। ऑब्वियस है ना? अगर सेलर को यही पता नहीं है कि गुड्स कहाँ पे डिलीवर करना है या कोई भी बात, तो हाउ इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। Okay, so buyer has to apply. Apart from any express contract, the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery. Okay. Next is place of delivery. Okay. Next point हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेस ऑफ डिलीवरी के बारे में, कहाँ पे गुड्स को डिलीवर करना है। तो ये पूरा पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैंने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। I have converted the same into the form of a table. Okay. If place of delivery decided है पहले से, then it must be delivered at the agreed place. If place of delivery is decided, it must be delivered at the agreed place. If it is not decided, A और B, that is seller और buyer के बीच में प्लेस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, है ना। सेकंड वाला जो पार्ट है, प्लेस इज नॉट डिसाइडेड, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है माने गुड्स एग्जिस्टिंग है, असर्टेन्ड है, स्पेसिफाइड है, तो ही पॉसिबल है। देन गुड्स आर सेड टू बी डिलीवर्ड, गुड्स डिलीवर हो चुके हैं at the place at which goods are at the time of sale, at the place at which goods are at the time of sale। देखो हमने अभी विंडमिल वाले केस में पढ़ा था कि यहां से गुड्स निकला मतलब डिलीवर हो गया, ऐसा नहीं लिखा था कि वाई के पास पहुंचेगा तो डिलीवर होगा। लिटरल मीनिंग डिलीवरी का क्या है? What is the English grammatical meaning of delivery? कि X ने गुड्स भेजा वो डिलीवरी नहीं माना जाएगा, Y के पास पहुंचा वो डिलीवरी माना जाएगा, वो लिटरल मीनिंग है। लॉ क्या कहता है? X के वहां से गुड्स निकला मतलब डिलीवर हो गया, बात खत्म। तो जहां पे प्लेस डिसाइडेड नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, देन गुड्स आर सेड टू बी डिलीवर्ड at the place at which they are at the time of sale. Okay. So, agreement to sale. In case of existing goods, goods existence में है, then the place at which goods are at the time of agreement to sale, and in case of future goods, the place at which goods are manufactured or produced.
तो आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, then you can take a screenshot of this thing. प्लेस के बारे में इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हो. If place is not decided, then it must be delivered at the agreed place. Not decided को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. ओके, तो यहाँ पे देखो हर एक केस में पूरा आगे का सेंटेंस सेम है, एट द प्लेस एट विच गुड्स आर, बट इधर लिखा है एट द टाइम ऑफ सेल, इधर लिखा है एग्रीमेंट टू सेल, इधर लिखा है आर मैन्युफैक्चर. तो इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस के बाद का नेक्स्ट पॉइंट है टाइम ऑफ डिलीवरी. अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम. क्वाइट सिंपल. ओके, if the time is fixed where under the contract of sale the seller is bound to send the goods to the buyer but no time for sending is fixed. टाइम फिक्स्ड नहीं किया गया तो रीजनेबल टाइम में, और टाइम अगर फिक्स्ड था, इफ टाइम was fixed then within time. 2 दिन बोला है तो 2 दिन में डिलीवरी देना पड़ेगा, नहीं बोला है तो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो भी रीजनेबल टाइम है उसके अंदर आपको गुड्स डिलीवर करना पड़ेगा. नंबर 6, गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी. सो वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल are in possession of a third person, there is no delivery unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. कहाँ पढ़ा था? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. ये पूरा वही का वही है. Z was holding goods on behalf of X. अब Z जब तक ये नहीं कहता है कि मैं गुड्स Y के बिहाफ पे होल्ड करता हूं, तब तक डिलीवरी नहीं हुआ है. एक्स ने वाई को गुड्स बेच दिया, उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, पर गुड्स जेड के गोडाउन में पड़े हुए हैं. सपोज मैंने गुड्स अपने कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हैं. आई हैव केप्ट द गुड्स इन अ कोल्ड स्टोरेज. ओके, तो कोल्ड स्टोरेज में मेरा नाम रजिस्टर्ड था. राइट, द कोल्ड स्टोरेज ओनर इज होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर मोहन. Now, I have sold goods to my friend, Mr. let's say Jayesh. तो जयेश को गुड्स का डिलीवरी तब तक नहीं होगा जब तक कोल्ड स्टोरेज का ओनर ये नहीं कहता है that now I hold goods on behalf of Jayesh instead of Mohan, और वो अपने रजिस्टर में एंट्री करता है कि अब इस गुड्स का ओनर बदल चुका है. That we have studied in constructive delivery. नंबर 7, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी. टेंडर माने ऑफर करना. समझो मैंने किसी को गुड्स बेचने का प्रॉमिस किया है और रात को 12 बजे जाके मैं उसको बोलता हूँ, हेलो सरप्राइज, चलो मैं आपको गुड्स का डिलीवरी देने आया हूँ. ओके, तो वो नहीं चलेगा. गुड्स का जो डिलीवरी है वो उस टाइम पे ऑफर होना चाहिए जो रीजनेबल टाइम है, विद इन बिजनेस आवर्स. तो मतलब अगर मैं बिजनेस आवर्स के बाद डिलीवर करने जाता हूं, इसका मतलब मैंने डिलीवरी का अटेम्प्ट ही नहीं किया. सो डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी मे बी ट्रीटेड एज इनएफेक्चुअल unless it is made at a reasonable hour. And at the same time, buyer भी मेरे पास से within business hour डिमांड कर सकता है. 9 to 6, 10 to 6 इस तरह से. reasonable hour के बाद वो डिमांड नहीं कर सकते. Now what is reasonable hour is a question of fact, but generally business hours are 9 to 6. Expenses for delivery. So the expenses of and incidental to putting the goods into a deliverable state must be borne by the seller in absence of a contract to the contrary. मतलब अगर बायर ऐसा कहे या सेलर ने ऐसा बायर को इन्फॉर्म किया है कि देखो मैं तुमको गुड्स बेच रहा हूँ और इसका डिलीवरी का जो चार्जेस है वो तुमको पे करना पड़ेगा, ये सेलर नहीं पे करेगा, तो बायर.
बट अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो सेलर बेयर करेगा। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट द एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी देन द सेलर मस्ट बेयर द एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी। नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लॉजिकल है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ काफी लॉजिकल भी है। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, आपने मंगवाया था क्या और आया क्या। ओके, काफी सिंपल, इतना सारा लिखा है बट वो काफी सिंपल है। ओके, सपोज आपने मंगवाया था 1000 kg बट आया 900 kg, तो आपके पास दो ऑप्शन है, यू हैव टू ऑप्शंस, रिजेक्ट द होल, मुझे 900 kg भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने मांगा था 1000 kg, तो आपको 1000 kg मिलना चाहिए, और एक्सेप्ट 900 kg एंड पे फॉर इट, ये फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे लेसर क्वांटिटी आया, रॉन्ग क्वांटिटी माने कितना क्वांटिटी आया, लेसर क्वांटिटी। चलो, अगर हायर क्वांटिटी आया, 1000 kg की जगह पे 1050 kg आया, तो क्या ऑप्शन है, एक्सेप्ट 1050, रिजेक्ट 1050, तीसरा एक्सेप्ट 1000 एंड रिजेक्ट 50। बायर के पास ये तीनों ऑप्शन है। चौथा, सॉरी तीसरा, अगर मिक्सिंग है, क्वांटिटी बराबर है पर मिक्स होके आया है गुड्स ना, आपने मंगवाए थे 50 बैग्स ऑफ समथिंग, आए भी 50 बैग्स, पर 40 बैग्स आपने जो मंगवाए थे वो आए, और 10 बैग्स किसी और क्वालिटी के थे, वो इन्फीरियर भी हो सकता है, सुपीरियर भी हो सकता है, पर आपने बोला था वैसे 40 बैग ही निकले, 10 बैग अलग निकले, तो रिजेक्ट द होल, और एक्सेप्ट द होल, और एक्सेप्ट 40 एंड रिजेक्ट 10। ये काफी लॉजिकल है, तीनों पॉइंट, कम आया तो, ज्यादा आया तो, और मिक्सिंग आया तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा पॉइंट आपको डिस्कस करके दिया हुआ है। ओके, ये पूरा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक वही चीज डिस्कस की हुई है। ओके, बट एक इधर छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्ट टू एनी यूसेज ऑफ ट्रेड। सब्जेक्ट टू एनी यूसेज ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि ऐसा कम ज्यादा तो चलता रहता है ना, पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है, और मान लो कि मैं सेलर हूं, बायर ने मुझे बोला था 1000 kg बेचने का, तो कभी मैं 800 kg बेचता था तो भी चलता था, कभी 1200 kg बेचता था तो भी चलता था। आज से पहले बायर ने हर बार वो गुड्स एक्सेप्ट किया है, कम भेजा हो तो भी और ज्यादा भेजा हो तो भी, कभी वो गुड्स वापस नहीं आया। तो हमारे जो ट्रेड टर्म्स है या ट्रेड का जो हमारा पैटर्न है वो ये कहता है कि कम ज्यादा तो चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दैट केस अभी अगर बायर ऐसा कहे कि नहीं इस बार तुम्हारा गुड्स ज्यादा आया है, मैं वापस दे दूंगा, तो वो नहीं चलेगा। इवन इफ इट इज रिटर्न इन लॉ कि आप ज्यादा आया तो वापस कर सकते हो या कम आया तो भी वापस कर सकते हो, बट आज से पहले 50 ट्रांजेक्शन आपने ऐसे किए हैं जिसकी वजह से ये शो होता है कि आपने कभी गुड्स वापस किया ही नहीं है। एज अ सेलर आई हैव सेंट हायर और लोअर क्वांटिटी
और मिक्सिंग क्वालिटी, बट बायर ने कभी उसको मना बोला ही नहीं है, जो आया वो रख लिया है और हम फिर मनी का अरेंजमेंट कर लेते हैं। उसने मुझे 1000 kg का पे किया होता है और मैंने अगर कम भेजा है तो मैं उसको पैसा रिफंड कर देता था, ज्यादा भेजा था तो मैं उसके पैसा क्लेम कर देता। पर ऐसा बहुत सारी बार पहले हो चुका है और अभी अगर बायर मना बोले तो वो पॉसिबल नहीं। ओके, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। ओके, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, मतलब अगर बायर और सेलर के बीच में इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी का डिस्कशन हो चुका है, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसा डिसाइड कर लिया है कि मैं आपके पास से 500 kg गुड्स बाय करने वाला हूं, आप 100 kg के 5 लॉट में भेजिए, ऐसा हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई है, देन if the seller makes installment deliveries, the buyer is not bound to accept the delivery. इन लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर डिसाइड कर लिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर डिसाइड नहीं किया था तो रूल ये है कि आपने 500 kg का ऑर्डर दिया था तो 500 kg साथ में आना चाहिए, है ना। पार्ट बाय पार्ट होगा तो नहीं चलेगा। नंबर 11, delivery to the carrier that is transporter. So subject to the terms of contract, delivery of the goods to the carrier for transmission to buyer is prima facie deemed to be delivered to the, देखो मैंने बोला था ना, डिक्शनरी में डिलीवरी का मीनिंग बायर के पास एक्चुअली गुड्स पहुंचे तो होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या है, आपके वहां से गुड्स निकला मतलब क्या हो गया, है ना, ये ट्रक में लोड होके आपके वहां से गुड्स निकला मतलब डिलीवरी हो गया, बात खत्म। इज इट क्लियर? बट अगर सेलर और बायर ने एग्रीमेंट किया था और बायर ने ऐसा बोला था कि देखो मेरे पास गुड्स एक्चुअल पहुंचेगा ना तभी मैं उसका डिलीवरी मानूंगा, अदरवाइज नहीं, तो फिर ट्रक निकला उसको डिलीवरी नहीं माना जाएगा। जब वहां पहुंचेगा उसको ही डिलीवरी माना जाएगा और ऐसा एग्रीमेंट होगा तो। अदरवाइज क्या है, लॉ क्या कहता है, ए ने बी ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिए मतलब बी को डिलीवरी हो गई। ओके, so this is a somewhat controversial thing. Point number 12, deterioration during transit. ऑब्वियस है, ए ने गुड्स बी को भेज दिया, सपोज यहां से पाकिस्तान टोमेटो एक्सपोर्ट होता है ना, तो वो मोस्टली ट्रक में लोड होके जाता है। द टोमेटो गेट्स लोडेड इनटू द ट्रक ना, और फिर वहां पे बायर के पास पहुंचता है। अभी ये पेरिशेबल नेचर का गुड्स है और डिस्टेंस भी काफी दूर है, गुजरात टू पाकिस्तान क्वाइट अ ह्यूज और काफी सारा डिस्टेंस है। तो पॉसिबल है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट ये जो टोमेटो है उसका क्वालिटी खराब हो सकता है, बट वो जो डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी है दैट रिस्क इज ऑफ बायर। ओके, इवन दो सेलर सेज दैट आई एम डिलीवरिंग ऑन माई ओन रिस्क, वो रिस्क किसका है, पूरा गुड्स डैमेज हो गया डिस्ट्रॉय हो गया उसका है, डिटेरियोरेशन का रिस्क बायर का ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, we sold to Q a certain quantity of iron rods which was to be sent by proper vessel, है ना, by sea route हमें भेजना है। It was rusted before it reached to the buyer, तो वो ऑब्वियस है, उसका नेचर ऐसा है कि उसकी क्वालिटी में डिटेरियोरेशन हो सकता है। The rust of the rod was so minimal and was not affecting the merchantable quality, and the deterioration was not necessarily incidental to the transmission. It was held that he was bound to accept the goods. को वो goods accept करना पड़ेगा।
ओके, नंबर 13, बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। ऑब्वियस है, बायर के पास गुड्स को चेक करने का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर दे आर इन कंफर्मिटी विद द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। मतलब जैसा मैंने देखा था, जैसा मैंने सुना था, जैसा मुझे सैंपल बताया गया था, वैसा गुड्स है या नहीं। अगर सेलर उसको गुड्स चेक करने का अपॉर्चुनिटी नहीं देता है तो बायर उसका गुड्स रिजेक्ट कर सकता है। बायर में रिजेक्ट द गुड्स। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, rules related to acceptance of delivery. The buyer is deemed to have accepted when he intimates to the seller that he has accepted them. वो सेलर को इंटीमेट कर देता है, ओके, हाँ मैंने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है, या तो वो ऐसा कोई काम करता है जिसका मीनिंग ऐसा निकलता है कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, ओके, या तो सेलर ने बायर को गुड्स भेजा था और बोला था 1 महीने में वापस कर देना अगर तुमको पसंद ना आए तो। बायर ने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, और 1 महीने में गुड्स वापस भी नहीं की। इसका मतलब बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। okay? So here they have given some analysis. Buyer not bound to return rejected goods. चलो, नॉट बाउंड टू रिटर्न का मतलब क्या है? सेलर ने बायर के प्लेस पे गुड्स का डिलीवरी दे दिया, बायर चेक कर रहा था, इतने में ट्रक वाला निकल गया, चलो मैं जाता हूँ, है ना। और बायर ने जब गुड्स चेक किए तो बोला कि ये तो मैंने जैसा देखा था वैसा नहीं है, दीज आर नॉट इन कंफर्मिटी विद द सैंपल और डिस्क्रिप्शन। तो वो सिर्फ सेलर को इन्फॉर्म जरूर करेगा कि भाई मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए, तुम यहाँ से वापस लेके जाओ। बायर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो गुड्स को ट्रक में लोड करके वापस बेचे, वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो वहां से गुड्स को ले ले और ट्रक में लोड करवा के वापस लेके आए। बायर का ड्यूटी क्या है? इट इज सफिशिएंट इफ ही मींस बायर इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट। हाँ, अगर वो इंटीमेशन भी नहीं देते रिफ्यूजल का तो वो गलत है, एटलीस्ट वो तो करना ही पड़ेगा। लास्ट, liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods. When the seller is ready and willing and requests the buyer to take delivery, but buyer does not within a reasonable time take delivery of goods, he is liable to the seller for any loss because of neglect or refusal. अगर बायर गुड्स का डिलीवरी नहीं लेने आता है, सेलर ने इन्फॉर्म किया उसके बावजूद भी, तो अगर सेलर को गुड्स का कोई भी नुकसान होता है वो बायर पे करेगा। बायर and also for a reasonable charge for the care and custody of the goods. Provided further that nothing in this section shall affect the rights of the seller where neglect or refusal of the buyer to take delivery amounts to cancellation of contract. Okay, so here we are ending the third unit of Sale of Goods Act. We will now be starting with last part of this chapter, that is unit 4, in which we are in detail going to discuss about rights of unpaid seller. सब कुछ हो चुका है, सेल हो गया, गुड्स का डिलीवरी हो गया, और सेलर ने बायर को अगर कुछ क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड किया था और उसकी वजह से even after the expiry of credit period, if the buyer is not making the payment, then what are the rights available to an unpaid seller that we are going to discuss in unit number